9 वर्षीय एक लड़की अपनी माँ के साथ। रोगी ने बताया, रोगी ने आते ही अपनी तकलीफ़ शुरू कर दी। रोगी ने बताया कि मुझे बार बार सर्दी की तकलीफ़ हो जाती है, रात को नाक बंद हो जाती है, सुबह में घर से बाहर निकलती हूँ तो छींकें आने लगती है, कोई भी ठंडी वस्तु खा लेती हूँ जैसे कि आइसक्रीम, दही, तो मेरा गला पकड़ लेता है, टॉन्सिल्स भी बढ़ जाता है और यहाँ गले में दर्द होती है। रोगी ने ऐसा इंडिकेट करके बताया। मैंने पूछा और? रोगी, कहीं शादी विवाह या होटल में हम लोग बाहर खाने जाते हैं तो मम्मी मेरे पीछे पीछे चलती है, कहीं मैं आइसक्रीम तो नहीं खा रही हूँ, मैं कहीं दही तो नहीं खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ सब ध्यान रखती हूँ, जबकि मैं खुद जानती हूँ मम्मी मेरा ध्यान रखती है कि मैं क्या खा रही हूँ, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि यह तकलीफ़ क्या खाने से तकलीफ़ हो जाती है, तो मैं खाती ही नहीं हूँ। मैं तो कोई भी मीठी मिठाई जैसे कि पेड़ा खाती हूँ तो खांसी चालू हो जाती है। मेरे पिताजी मेरे पीछे नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन मेरी माँ पीछे पड़ी रहती है। क्या रूब्रिक होगा अगर कोई किसी के पीछे पड़ा है तो? परस्यूड। देखते हैं आगे। आप इनको समझाइए, मेरा भाई खाता है तो उसको भी तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन यह मेरी माँ उसको कुछ नहीं कहती है। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, मैं तो सब ध्यान रखती हूँ, कैसे मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं कभी बीमार न हूँ। ठंडी में ठंडी वस्तु खाती हूँ, अच्छे से कान ढक करके सोती हूँ, फ्रिज की वस्तु नहीं खाती हूँ, मैं तो हर तरह से ध्यान रखती हूँ, मेरा भाई तो ध्यान भी नहीं रखता है। रोगी की माँ ने कहा, इसको बार बार सर्दी और छींक की तकलीफ़ हो जाती है, ठंड लग जाती है, उसकी आप दवा दे दीजिए, ये तो बात करती ही रहेगी। रोगी ने कहा, मुझे तकलीफ़ है तो मुझे मालूम है ना सब। रात को नाक बंद हो जाती है तो उठकर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमती हूँ, फिर सो जाती हूँ। जब नींद नहीं आती है तो नाक का स्प्रे है वो डाल देती हूँ तो नाक खुल जाता है और नींद आ जाती है। गले में तकलीफ़ होती है तो गरम गरम चीज़ खाती हूँ तो गला का दर्द कम हो जाता है। यह तकलीफ़ ठंड में ज़्यादा होती है, गर्मी में कम होती है। डॉक्टर अंकल की दवा चलती है लेकिन यह फिर दोबारा हो जाता है। उन्होंने जो कहा है मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मम्मी की शिकायत बनी रहती है, ऐसा करती है वैसा करती है। रोगी की माँ ने बताया, डॉक्टर साहब सब समझ गए हैं, अब तुम चुप रहो, तुमको दवा दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं अभी समझा नहीं, इसको बताने दीजिए। जब रोगी एक्सप्लेन कर रहा होता है तो हम जनरली रोकते नहीं होते हैं। तो रोगी की माँ जल्दीबाजी में थी, बोली कि डॉक्टर साहब समझ गए, अब रहने दे, बेटी को बता रहे थे। डॉक्टर साहब समझ के दवा दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं समझा नहीं। कई बार मैं रोगी को कहता हूँ मैं समझा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो रोगी और डिटेल में समझाने की कोशिश करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जहां आपको रूब्रिक्स क्लियर ना हो, नहीं समझ में आए, ऐसा कहा जा सकता है। रोगी की माँ ने बताया, यह तो जब तक बात करते रहेंगे करते रहेगी, इसकी बात खत्म नहीं होगी। इस बीच रोगी ने बोला, कभी कभी बुखार भी लग जाती है तो स्कूल नहीं जा पाती हूँ, मेरा छोटा भाई भी बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, माँ बोलती है कि तुमको तो बुखार नहीं है तुम तो जाओ भाई को, फिर भी बोलता है नहीं दीदी नहीं जा रही है तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरे चलते वो अभी अपना पढ़ाई नहीं कर पाता है। रोगी की माँ ने कहा, इसको पढ़ाई का बहुत ध्यान रहता है, एक दिन भी छुट्टी लेना नहीं चाहती है, हम लोग मना करते हैं आज मत जाओ, हम लोगों को मना करना पड़ता है कि आज स्कूल मत जाओ, ये तो जाना चाहती है। मैंने पूछा पढ़ाई में कैसी है? रोगी की माँ ने कहा, अच्छी है, घर में बैठकर पढ़ती है, होमवर्क भी कर लेती है और अपने सभी सामान को व्यवस्थित रखती है। रोगी ने कहा, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं करता है। उसको सिर्फ भाई की बात कर रही है। रोगी की माँ ने बताया, डॉक्टर साहब
इसको सर्दी छींक एलर्जी की दवा दे दीजिए, बाकी सब ठीक है, इसकी बात कभी ख़त्म नहीं होगी। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 30 दिया, उससे बहुत आराम हो गया। लेकिन कभी कभी तकलीफ़ फिर से आ जाते थे, जो रिकरिंग टेंडेंसी थी वो नहीं जाती थी। फिर मैंने 200 पोटेशियम में दवा दिया, उसके बाद उसकी तकलीफ़ जो बार बार होने वाली तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई। जी बताइए क्या दवा होगी? अब रूब्रिक बताइए, किस रूब्रिक के आधार पर ये दवा आपने सोचा? दवा आपने बिल्कुल सही बताया है। रूब्रिक बताइए, किस आधार पर आप ये दवा सोच रहे हैं? Delusion injured is being by surrounding में रोगी का कहना ये होता है कि यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग मुझे परेशान कर रहा है। जैसे यहाँ का वातावरण केमिकल का है, उसके चलते मुझे तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के लोग मुझे झगड़ाऊ हैं, इसलिए मेरा सिर दर्द करता है। मेरे सास, मेरे बहू, या फिर जो भी माहौल है, वो रोगी माहौल के चलते दर्द पा रहा होता है। ऐसी फीलिंग को हम इंजर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग कहते हैं। इस केस में ऐसा कहाँ लगा आपको कि आपने सराउंडिंग कहा है? डेल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक, ये कहाँ से लगा आपको? आप चाहें तो अपना म्यूट बटन ऑन करके आप बोल सकते हैं। लोक्वासिटी इन चिल्ड्रन बिल्कुल सही रूब्रिक है। प्रीकोसिटी, कम उम्र में बड़ों का ज्ञान, बड़े जैसा बात करना, बहुत अच्छा। बिजनेस डिजायर, देखिए डिजायर और केयर में क्या फ़र्क है? ये अपना बिजनेस का ध्यान रखती है, डिजायर नहीं है। हाँ डिजायर भी है लेकिन केयर भी है, बहुत अच्छा। और जिनको कुछ कहना है हाथ उठाइए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा, आप बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियस रूब्रिक है, इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क। एंजाइटी कंसाइंस, बहुत गंभीर रूब्रिक ले रहे हैं। कंसाइंस क्या है? ये कंसाइंस नहीं है, ये केयरफुल है, अपने ध्यान रख रही है, हेल्थ का ध्यान रख रही है। ये कंसाइंस कैसे? मैग्नेटिज्म एमुलेट कैसे? हाँ मैग्नेटिज्म मान सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि गर्म पानी पीती हूँ तो आराम मिल जाता है। मैग्नेटिज्म एमुलेट ले सकते हैं। जी फाइनली दवा क्या होगी? जी सर, आपने अपने भाई के लिए कहा रही है, मेरे कारण वह भी स्कूल नहीं जाता है। तो वो कंप्लेन कर रही है ना उसके बारे में, उसकी शिकायत कर रही है ना कि तबीयत मेरी खराब है, वो अपना पढ़ाई बर्बाद कर रहा है, तो शिकायत कर रही है ना उसके बारे में। इसका कंप्लेनिंग ज़्यादा है। हम कंप्लेनिंग रूब्रिक्स ले सकते हैं कि वो शिकायतें ज़्यादा कर रही है। जी बताइए क्या दवा होगी? दवा तब तक सोचिए, तब तक एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, एक ज़रूरी सूचना है। 29
और 30 मार्च 2025 यानी इसी साल में मार्च महीने में हम वाराणसी में एक 2 दिन का सेमिनार देने आ रहे हैं, जिसमें आप चाहें तो आपके भी केस रिप्रेजेंट होंगे। ज़्यादातर लाइव केसेस या वीडियो केसेस के माध्यम से एक्सप्रेशन आदि की जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग ज़रूर आइए, मैं नीचे डिटेल्स भेज दे रहा हूँ। वाराणसी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब फेमस है, वहाँ 29-30 मार्च 2 दिन का रेसिडेंशियल सेमिनार है। रेसिडेंशियल तो नहीं, लेकिन रहने का व्यवस्था है, और इसके जानकारी डॉक्टर संजय पटेल जी देंगे। और दूसरी एक अनाउंसमेंट, जैसे कि हर महीने पिछले 12 सालों से ये क्लास ऑनलाइन चल रही है। पहले ऑडियो क्लासेस थे, आजकल 2020 से जूम पर ये वीडियो क्लासेस चल रहा है। हर रोज़ हम लोग शाम को 1 घंटे का क्लास लेते हैं। अगले महीने यानी फरवरी, कल से ये क्लास हर महीने अलग अलग स्टडी होती है। कोई भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होता है। हर रोज़ हम एक नए केस के साथ प्रस्तुत होते हैं। जो केस सॉल्व हो चुका है उस केस को मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ। हर महीने, हर दिन, हर रोज़ नया केस होता है। नया केस मतलब जो हमने पहले क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है, वैसे केस के माध्यम से हर दिन कुछ नया सीखते हैं। आप लोगों की इंक्वायरी है, सेमिनार का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। जनरली सेमिनार सुबह में 9 बजे से शुरू होकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। पहला दिन 10 बजे से होगा, क्योंकि शुरुआत में रजिस्ट्रेशन वगैरह करने होते हैं, कोई माइक चेक करना वो करना रहेगा। जी बताइए, इस केस में अभी भी कुछ ऐसा हिंट है जो अभी वहाँ तक आप नहीं पहुँचे हैं जहाँ से मैं सही दवा दिया होगा। जी बताइए। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसका रूब्रिक्स बताइए। जैसे कुछ बच्चे आते हैं, बड़े या छोटे, अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या क्या रूब्रिक है, जैसे किसी की कम्युनिकेटिव हो गया, एक्सप्लेनिंग हुआ, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, और क्या हो सकता है। जैसे रात को 2 बजे खांसी आती है, 3-4 बार खांसी आएगी, ठंडा पानी पीता हूँ, फिर आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब दर्द यहाँ पर होता है, यहाँ से यहाँ तक दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि सुई चुभ रहा हो। प्रॉपर टू, बहुत अच्छा। और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 4, और एक्सपेंसिव डेमोन्स्ट्रेटिव। और मैंने इसमें से एक रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया है। आपके विचार से कौन सा रूब्रिक होना चाहिए इस केस में? चलिए, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही दवा बताया। अब आप सही दवा तक पहुंच जाएंगे। अब दवा बताइए। जी सही है। चलिए, थैंक यू। हमने उसको नक्स भूमिका दिया था। कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग। इस केस में जो सबसे प्रोमिनेंट था वो था कंप्लेनिंग। कई रोगी आते ही कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं टीमिड, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ शर्माएंगे, कुछ हेजिटेट करेंगे, लेकिन कुछ रोगी आते ही अपनी शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जो उनका कंप्लेन है। इस केस में भी ज़्यादातर छोटे बच्चे आते ही कंप्लेन शुरू कर दें, ये कंप्लेनिंग हो सकता है। और प्रोमिनेंट होगा, बार बार अपने भाई की कंप्लेन करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो इस केस में हमने कंप्लेनिंग को, जो चीज़ें केस में बार बार रिपीट हो,
उसको ज़्यादा प्रधानता देना है। कंप्लेनिंग, रोगी ने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या तकलीफ है, तकलीफ मुझे हो रही है। तो उसके अंदर से ईगो झलक रहा था, मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद बोला ना उसने कि मुझे सब मालूम है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहना चाहिए, ये ईगोटिज्म है। और मैथमेटिक्स एबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स एबिलिटी में छोटे बच्चे बताएंगे डॉक्टर साहब दर्द यहाँ से यहाँ तक है, एग्जैक्ट, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, एक्सटेंशन, बीमारी के बारे में हर चीज़ इस तारीख से इस तारीख तक शुरू हुआ। जैसे मैथमेटिक्स क्या है, बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ लोग धीरे धीरे बोलते हैं, अच्छा ऐसा फिर ऐसा, सोच सोच के बोलते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स एबिलिटी वाला आदमी एकदम क्लियर कट, स्पष्ट स्पष्ट, ये है, ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया। जैसे 4 + 4 8 होता है, कैलकुलेटेड है, उसमें कोई देर नहीं लगती है। तो जो अपने बीमारी के बारे में स्पष्ट रूप से, रात को खांसी होती है, दर्द यहाँ तक होता है, फिर ऐसा करता हूँ, ऐसा हो जाता है, दिस इज मैथमेटिक्स एबिलिटी। मैथमेटिक्स एबिलिटी इस केस में प्रोमिनेंट था। बीमारी के बारे में सही सही जानकारी बिना संकोच, बिना हेजिटेशन किए हुए स्पष्ट रूप से बता दी, मैथमेटिक्स एबिलिटी। लोक्वासिटी हेल्थ अबाउट, हेल्थ और डिजीज क्या है, रूब्रिक है। लोक्वासिटी पेन अबाउट भी हो सकता है, लोक्वासिटी हेल्थ अबाउट। हेल्थ मतलब क्या है, मेरी तबीयत कैसे ठीक रहेगी, इसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ। तो हेल्थ के बारे में रोगी की माँ ने बताया, डॉक्टर साहब ये बोलती रहेगी, चुप नहीं होगी, इसकी दवा दे दीजिए। तो मुझे लगा कि इसमें लोक्वासिटी है। लेकिन हम लेकेसिस तक तो पहुंच गए थे, लेकिन लेकेसिस में केयर बिजनेस नहीं था। अब ये छोटो बच्चों को गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। ये क्या करती है, होमवर्क खुद से कर लेती है, कहना नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए हम रूब्रिक्स लेते हैं, केयरफुल ऑफ अबाउट हिज बिजनेस। अगर लेकेसिस होती तो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान जाता, पढ़ाई में कम ध्यान जाता। ये केयरफुल ऑफ बिजनेस। अब एक दिन इसको घर के लोग मना करते हैं कि आज स्कूल मत जाओ, तो रुकती है, नहीं तो ये जाना चाहती है। और उसका भाई अपना समय बर्बाद करता है, तो बोलती है मेरे चलते वो अपना पढ़ाई बर्बाद करता है। मतलब डिल्यूजन, वेस्टिंग हिज टाइम। वो घर पर ला करके अपना समय बर्बाद नहीं करती है। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, मतलब ये बैकग्राउंड में है। कई सोच रोगी के बैकग्राउंड में चलते हैं, रोगी कहते नहीं है, हम उसको रूब्रिक्स के रूप में ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे रोगी कहते हैं, डॉक्टर साहब सिर दर्द के चलते मैं काम पर नहीं जा पाता हूँ, मेरा पैसा बर्बाद जाता है, मेरा समय बर्बाद होता है, इतने घंटे में मैं पढ़ लेती, नीट की परीक्षा है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों में इस रूब्रिक का इस्तेमाल किया, जहाँ पर रोगी कहते हैं इस तकलीफ के चलते मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लाइफ का गोल्डन समय मेरा बर्बाद हो रहा है, 2 साल से मेरा हेडेक है। तो डिल्यूजन, वेस्टिंग हिज टाइम। रोगी को लगता है कि मैं अपना समय को वेस्ट कर रही हूँ, बर्बाद कर रही हूँ। और हर चीज़ को ये व्यवस्थित रखती है, प्रॉपर टू इन चिल्ड्रन या फिर फास्टिडियस। और सबको कॉमन करने वाली दवा नक्स भूमिका, और नक्स भूमिका से बहुत जल्दी रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। जी, अब आपका प्रश्न शुरू होता है। इस बीच में मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूँ। एन एडुकेटिव होम्योपैथिक सेमिनार इन हिंदी ऑन इजीएस्ट मेथड ऑन प्रिस्क्रिप्शन with examples of many solved cases। मैं रहूँगा, डॉक्टर जुगल किशोर सर रहेंगे, प्लस आप लोगों को कोई केस प्रेजेंट करना हो वो भी कर सकते हैं एट केन उडप्पा ऑडिटोरियम, BHU वाराणसी। ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें आपको क्या क्या
पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपके नाम से प्रिंटेड रहेगा। सेमिनार फीस जिसमें खाना पीना और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देंगे आपको। जो भी क्लास होगी उसकी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ब्रेकफास्ट लंच के साथ। सेमिनार फी 2 दिन के लिए 2000, डॉक्टर्स के लिए 2500, सीनियर के लिए 3000। इस तरह से रहने की व्यवस्था के लिए आप डॉक्टर संजय पटेल जी को 7607017306 इस पर आप पे कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। बाकी तो जानकारी मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद। इसके अलावा जो क्लासेस होते हैं 1 फरवरी 2025 से डेली का ऑनलाइन क्लास चलता है, वो चलेगा। और आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। जी, क्या प्रश्न है? आप हाथ उठाइए। विजय मेहरा जी, क्या प्रश्न है? हेलो जी जी बताइए। हाँ सर, इसमें जो वो लड़की बता रही है कि माँ हमेशा मेरे पे नजर रखती है, ध्यान रखती है, तो उसमें सर वो डेलीजन वाच वाला रूब्रिक नहीं मिलेगा सर इसमें? मिलेगा, क्यों नहीं, मिलने के लिए तो सब कुछ मिलता है। लेकिन तो वाच उसमें का सर देखिए, एक केस में बहुत सारे रूब्रिक्स एक जैसे लगते हैं। बीइंग वाच्ड मतलब कोई मेरे पर जी सर। नज़र ध्यान से देख रहा है। लेकिन हमें रूब्रिक्स कहाँ बनाना है, ध्यान से सोचिएगा। मेरी माँ मुझ पर 24 घंटे नज़र रखती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, ठीक है, वॉशबिंग है। लेकिन रोगी आगे कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या तकलीफ है और मुझे क्या ध्यान रखना है। तो वॉशबिंग कट गया। अब क्या आ गया, मुझे मालूम है, ईगो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, केयरफुल। तो रूब्रिक्स कहाँ बनाना है, यही माइंड मेथड में हमें समझना जरूरी है। रोगी के हर लाइन पर अगर आप रूब्रिक्स बनाते जाएंगे तो हम सही मेडिसिन तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े, कहने का मतलब ये शब्द कहने के पीछे रोगी के अंदर में माइंड में क्या चल रहा है, यही ना कि मैं तो समझदार हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या ध्यान रखना है, आप मेरे ऊपर नज़र क्यों रख रही हो, आप इसको समझाइए। बोला ना उसने, विनय मेहरा जी। यस सर, जी सर। तो वाशबिंग कट गया, मालूम चला, क्लियर? हाँ सर। ओके। यस सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। हमें यही देखना है कि रूब्रिक्स कहाँ बनाना है, हर लाइन का रूब्रिक्स नहीं बनाए। जी जी सर, जी बोलिए। जी सर, एक दूसरा सर, ये आप जो अभी बता रहे थे सर, वो प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा तो जो सर नहीं आ पाएंगे उनको भी सर मिल जाएगा क्या, कोई जैसे फीस वगैरह दे करके? मिल जाएगा। हाँ सर, क्या मेरे को सर बहुत दूर पड़ता है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, ऑनलाइन क्लास तो हम करते ही हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अलग एनर्जी, एक अलग इन्वायरमेंट और एक अलग अच्छा रहेगा। हमारा सलाह यही रहेगा कि आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन अगर सामने रहेंगे तो उसका महत्व ही कुछ और होगा। जी सर। पिछले साल भी हमने किया था, तो जो लोग अटेंड किए थे वो कुछ अपना अनुभव बताएंगे, अगर क्लास में हो तो बता सकते हैं कि सामने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जी, और कोई प्रश्न? जी, अवधेश कुमार जी। सर प्रणाम। जी प्रणाम। सर, सेमिनार में सामने का रहने का एक अलग ही मजा होता है और उसमें जो चीज सीखने को मिलती है, सब चीजें ऑनलाइन से संभव नहीं है। जो सामने से आदमी सीख लेता है, जो बोल लेता है, जो सोच लेता है, जो लोगों से मिलता है, उसकी एक अलग अनुभूति होती है, उसकी एक अपनी अलग एनर्जी होती है। बिल्कुल। उसका अपना हाइपोथेसिस का ये कि होता है, एक अपना थॉट होता है, मॉडल होता है, होती है, सोचने समझने मिलने कहने की एक अलग
डेवलपमेंट माइंड में डेवलप होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस डेवलप होती है। आप देखते हैं इतने लोगों को और हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं, ऐसा इंस्पिरेशन मिलती है, इन्वायरमेंट मिलता है और अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही, हम लोग भी बहुत सेमिनार अटेंड किए हैं और आज भी करते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आज में भी मैं सीखता हूँ। तो सीखने के लिए आना है और कुछ नहीं। वहाँ 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी एक घर पर जाकर नहीं करेंगे। वेस्टेज वाज टाइम, रीजन टाइम वाज वेस्टेड। ठीक है, 1-1 मिनट का सदुपयोग होगा। बिल्कुल अच्छा जी। सर मेडिसिन हम क्या लोग दी क्या सर ने? मैंने लेट ज्वाइन किया। मैंने नक्श भूमिका दिया जी। और अजय सर जी। टाइम वेस्ट नहीं होता है, जो भी होता है, जो भी वर्ड बोले जाते हैं, चाहे अस्ट्रामोनियम बोला जाए, चाहे डेलूजन बोला जाए, वह सीखने के लिए है। अब उसको हम एहसास जिस तरह से करें, फीलिंग जैसी हमारी होगी वैसा हम सीखेंगे। बिल्कुल तो हमारा समय वेस्टेज नहीं होता है। हम खाते खाते भी तो सीखते हैं कि सर ये बोले तो इसका क्या मतलब होता है। तो डिस्कस भी तो हम लोग ग्रुप में करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू। और ब्लैक बडी कहाँ है जी? बीके आसू जी, ब्लैक बडी कहाँ आया? आप हाथ उठाएंगे, मैं इधर से अनम्यूट करूंगा, आप बोल सकते हैं। जी निर्जला कुमारी। ब्लैक बडी मतलब मैं समझा नहीं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर रोगी का पूछना था। सर रोगी बोलती है कि जे भी हम खाना खाते हैं तो मतलब उल्टी हो जाता है, कुछ भी पच नहीं रहा है। ठीक है। कोई भी चीज खा रहे हैं, लिक्विड वाला भी चीज खा रहे हैं तो ठीक है। ये और सर बोलती है कि हाँ बोलिए। सर बोलती है कि मतलब कि जब तक उल्टी ना हो तब तक हमको शांति नहीं मिलती है, और उल्टी हो जाती है तो शांति मिल जाती है, पेट खाली हो जाता है। ओके। और बोलते हैं कि मेरा सोचने शक्ति खत्म हो गया है। हम बोले कि इससे दिक्कत क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा सोचने शक्ति खत्म हो गया है। कई डॉक्टर पूछ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल हमको सोचने शक्ति खत्म हो गया। चलिए। सर उसको कैंसर है। कुछ हुआ क्या? जी, तो देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रोगी के बाकी सिम्टम्स से भी हम कंफर्म करते हैं। जब रोगी कहता है कि जैसे ही खाना पेट में जाता है तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, इसका मतलब कि वो सेंसिटिव हो गई है, सेंसिटिव टू टच। अगर हम पार्टिकुलर्स में रूब्रिक्स लेते हैं तो पार्टिकुलर्स स्टमक चैप्टर में है, वोमिटिंग एज वेल एज फूड कम्स इनसाइड द बॉडी। और एक दूसरा होता है जैसे आर्सनिंग में, जैसे ही खाना जाता है तुरंत उल्टी हो जाती है। और एक उसमें है जैसे ही खाना गर्म होता है पेट में तो उल्टी होती है 5-10 मिनट के बाद, तो उसमें फास्फोरस है। लेकिन अगर माइंड स्तर पर देखा जाता है, वहाँ पर हम इस तरह से माइंड और बॉडी को कंफर्म करते हैं। देखेंगे उसके लाइफ में सेंसिटिविटी भी होती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, कोई बोल देता है तो बात लग जाती है, छोटी सी बात भी लग जाती है, तो सेंसिटिव टू टच, तो ये एक मामला हो सकता है। दूसरा, ताकत घट गई है तो डिल्यूजन डिमिनिश्ड भी लेते हैं। शरीर में कमजोरी आ गई है तो पुअर लेते हैं।
पूरा खत्म हो गई है, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं, तो टॉर्पर होता है। कम हो गई है, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, खत्म हो गई है, टॉर्पर की फीलिंग है। और सेंसेस डल, सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है, सेंसेस डल, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, वोमिटिंग एमुलेट, इस तरह से हम सोच सकते हैं। जी क्लियर है? सर उसका जो कहने का मतलब है कि मेरा शक्ति खत्म हो गई है, ताकत खत्म हो गई है, आँख बंद हो। हम टॉपर सोच सकते हैं। सर उनको ज्यादा चिंता है कि हम यहाँ मेरा क्यों कैंसर हुआ और पति को पैरालिसिस है, अकेले घर पे होंगे, ठीक होने की काम कर रहे हैं। ठीक होंगे कि होंगे मतलब हम जल्दी ठीक हुए, पति पति को पैरालिसिस है, तो हम जल्दी ठीक हुए कि घर जाएं और अपना काम कर पति को संभालें। वो कैसे होंगे पति, उसका कहने का मतलब। हाँ, तो एंजाइटी फैमिली ले सकते हैं, एंजाइटी फैमिली। तो यहाँ कैरी डिजायर फास्ट नहीं होगा, वो जल्दी इसलिए ठीक होना है क्योंकि उसको केयर करना है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स, केयरफुल ऑफ फैमिली। तो यहाँ केयरिंग है, यहाँ हॉस्पिटल में है, दवाखाने में है, फिर भी रोगी को अपने घर की चिंता हो रही है। एंजाइटी में रोगी चिंता ज़्यादा करता है और केयर में रोगी ऑलरेडी केयर ज़्यादा करता है। एंजाइटी भविष्य को लेकर होने वाली तकलीफ की सोच है, हम नहीं रहेंगे, मुझे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे, ये एंजाइटी है। लेकिन हॉस्पिटल में है और घर के लोगों को फ़ोन करते हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, खाना बना कि नहीं, ये सब करना केयर है। या तकलीफ में, खुद तकलीफ में रहते हुए घर वालों की केयर करना, ये केयर है। मैथमेटिक्स एप्ट और मैथमेटिक्स एबिलिटी एक ही है जी। और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। जी बिल्कुल जी, क्या प्रश्न है? जी गौरव जी, क्या प्रश्न है? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। प्रश्न तो सर ये है सर कि ज्यादातर मास्टरबेशन के केस में लोग ये बोलते हैं पेशेंट कि गलत संगत की वजह से हम मास्टरबेशन करने लगे पास्ट हिस्ट्री में। तो सर गलत संगत क्या होती है? अब गलत संगत तो सराउंडिंग है, कंप्लेनिंग अदर्स है, रिप्रोचेज अदर्स है। इम्प्रेशनेबल नहीं आएगा? नहीं, इम्प्रेशनेबल क्या होता है? किसी अच्छे या बुरे चीज़ का छाप, प्रभाव, वो इम्प्रेशनेबल है। अगर दोष दूसरों को दे रहा है, कई रोगी कहते हैं डॉक्टर साहब बचपन में मैंने बहुत गलतियां किया है, तो अपने आप को दोषी मान रहा है, रिप्रोचेज हिमसेल्फ। मैंने गलत तरीके से ये काम किया है, तो रॉन्ग डन। दूसरों को दोष देना, ब्लेम करना, संगत के चलते, मेरी आदत नहीं थी, मैं बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन लोगों ने मुझे सिखा दिया, तो ये रिप्रोचिंग अदर्स है, दूसरों को ब्लेम कर रहा है। और सर एक बच्चा क्लिनिक में आया तो सर दोनों कान अपने हाथ से बंद करके आया, बाहर पटाखे छूट रहे थे। सेंसिटिव टू नॉइज, सेंसिटिविटी इतनी है कि उसको थोड़ा भी आवाज सहन नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही लिया था। और सर दूसरा ये बताना चाह रहे थे सर सेमिनार के बारे में, जब हमने किया था तो
सर का मतलब वैसे काफी सारे किए थे हमने सेमिनार पहले, हम्म। लेकिन जब आपका पहली बार किया था तो मतलब समझ ही में नहीं आया कि सब 2 दिन कब हो गया। ऐसा लगा अभी तो शुरुआत हुई थी। अच्छा, वाराणसी में ऐसा हुआ है, सही हाँ बात। हाँ हाँ। सही बात है, 2 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक से एक हम केसेस लगातार कंटिन्यू चालू रहता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि ये सब खाना वाना भी मिस हो जाता तो अच्छा रहता। खाना भी और नहीं अब होता तो चलता है, इतना पढ़ाई के भी बहुत अच्छी बात है। और सर दूसरा एक बहुत दिन से एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। हाँ। आप कोई प्रश्न नहीं है इसलिए हम पूछ रहे हैं हम्म। कि सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है होम्योपैथ डॉक्टर्स की, मतलब ये जो मतलब ईगो को कैसे मैनेज किया जाता है। किसको? आप को देखते हैं तो आप बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मतलब आपने कैसे उस चीज को मतलब वो किया अपने, मतलब जो डॉक्टर बनने के बाद एक ईगो होता है या नॉलेज के बाद जो ईगो होता है उसकी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है कि मतलब प्रोग्रेस में सबसे बड़ा अवरोध वही होता है। तो सर आपने कैसे उस चीज को मतलब वो किया, डील किया तो ईगो? और तो क्या। हाँ सर, ईगो जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए, मैं समझूं। एग्जाम्पल मतलब सर मतलब आप इतना मतलब कोई लेमैन भी होगा तो आप से बात करेगा, वो चाहे डॉक्टर हो या नॉन मेडिको हो, तो आपसे बहुत हम्बल तरीके से आप उससे बात करते हैं। केस लेते हो एक अलग चीज है, लेकिन मतलब एक अपनी इतनी बड़े जो भी है उसको अपने सर पे ना मतलब वो चीज नहीं है। आपके अंदर बहुत हम्बलनेस है, बहुत सिंपल सिंपलिसिटी, मतलब इतना होने के बाद भी अपने आप को कैसे डाउन टू अर्थ रख पाते हैं सर, तो कितना हल्का रख पाते हैं अपने आप जैसे कि देखिए, विनय मेहरा जी ने कहा है प्राणायाम से, है ना, और हमें ह्यूमैनिटी, चलिए साहिद जी ने बोला ह्यूमैनिटी, तो ये सब चीज़ें आपको प्राणायाम से आ सकती है, बुद्ध के ज्ञान से आ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जब आपको मालूम चल जाएगा कि हम कौन हैं, तो फिर क्या ईगो, क्या हम, क्या जाति, क्या प्रजाति, क्या कौन, ये सब ये तो सांसारिक चीज़ है ना। हमें संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना है ना। अब गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो मन के विकार हैं, हमें इससे ऊपर उठ करके काम करना होगा ना। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाएंगे, आपका मिशन क्या है, हमें रोगी को ठीक करना है, तो वहाँ ईगो का कोई मतलब है नहीं। तो बस हमें अपना मिशन याद रखना है, फिर आपको कुछ दूसरा कुछ याद ही नहीं रहेगा कि ईगो क्या है। जब हम पेशेंट देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। मैं डॉक्टर हूँ ये मैं भूल जाता हूँ। आप लोगों को मैंने बुक्स में लिखा है, जो मेरे बुक्स हैं उसमें कहीं पर मैंने लिखा है कि एज ए डॉक्टर केस टेकिंग नहीं करना है, एज ए कॉमन मैन की तरह बात कीजिए रोगी से। अगर रोगी के माइंड पकड़ना है तो जो क्वेश्चन, जब मैंने क्लिनिक की शुरुआत की तो मैंने 40 पेज की एक क्वेश्चन बुक बनाई थी जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जैसे जो फेमस है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, एक्सटेंशन, कंकमिटेंट, तो ये सब चीज़ें उस वक्त महत्व थी और हमने उस यात्रा को आगे बढ़ाया। डॉक्टर सहगल साहब की पुस्तक पढ़ा, कुछ सेमिनार अटेंड किए और ज़्यादा कुछ अनुभव किए। उसमें यही लगा कि हमें रोगी के माइंड को समझना है, जो सेंटर है, रोगी को क्या चीज़ है जो प्रभावित कर रहा है, व्हाट इज द थिंग्स दैट ब्रॉट द पेशेंट यू, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स यू सी इन द पेशेंट। और क्वेश्चन आंसर से तो क्या मिलेगा। तो मेरा मेन पर्पस वही रहता है कि रोगी को ठीक करना है। उसके लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं उस वक्त कि मैं कौन हूँ, कितना जानता हूँ, फिर ईगो शब्द आएगा ही नहीं ना। और ऐसे हाँ, ईगो कहाँ आता है, जब आपको लगता है कि
दुनिया में मैं ही ज़्यादा ज्ञानी हूँ, जबकि ज्ञान का इतना भंडार है, इतने ज्ञानी लोग हैं दुनिया में, उसमें हमारा वैल्यू ही क्या है? पूरे ब्रह्मांड में हम सैकड़ों से जीव, तो हम मानते ही नहीं है कि मुझे मालूम है कुछ। बस हाँ, थोड़ा बहुत रिपर्टरी का ज्ञान हो गया, मैट्रियोमेट्री का थोड़ा सा पेशेंट मेडिसिन, बस इतना ही हमें ज्ञान है ना, तो फिर ईगो कहाँ से आएगी? जब हम मान लेते हैं ना कि मैं BHMS हूँ, MD हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं आप तो MD हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। मैं बोला कि ठीक है MD है, लेकिन हमने डिग्री आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी MD कर लिया। तो ईगो के रूप में अपने नॉलेज को नहीं देखना है, क्योंकि जब ईगो आ जाएगा तो आप सीखना छोड़ देंगे। अरे मुझे तो सब मालूम है। अगर लाइफ में कुछ सीखना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। और हर दिन हम लोग रोगी से सीखते ही हैं, सीखेंगे तो ही कुछ रिफाइन बनेंगे, और जब ईगो आ जाएगा तो सीखना छोड़ देंगे। ठीक है यस जी। और कोई प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स? अच्छा, एक आउट ऑफ द बॉक्स और कोई क्वेश्चन आया था, मैं ध्यान दिया था, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन के चलते, ब्लैक डिल्यूजन बॉडी ब्लैक, एक प्रश्न था जी। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। काला का मतलब जो चीज़ खुद प्रकाश नहीं दे रहा है। ब्लैक का मतलब उस चीज़ में कोई प्रकाश नहीं है और वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ब्लैक का मतलब निगेटिव, ब्लैक का मतलब उसमें से कोई लाइट नहीं आ रही है। तो रोगी कहता है कि डिल्यूजन बॉडी ब्लैक, कैसे रूब्रिक है थोड़ा सा बताइए तो, और रूब्रिक्स कैसे है? रोगी को लगता है कि मेरा शरीर ब्लैक हो गया है। ब्लैक मतलब इसमें चार्म नहीं है, ग्लो नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो गया है, चेहरे पे चार्म नहीं है, ग्लो नहीं है। वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई रोगी कहते हैं कि मेरा ऑर्गन, अमुक ऑर्गन बिल्कुल बेकार हो गया है, काम ही नहीं करता है, मतलब उस ऑर्गन में डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स इज ब्लैक। तो शरीर का अमुक ऑर्गन, समय हो गया चलते हैं, तो शरीर का कोई पार्ट ब्लैक हो गया। ब्लैक मतलब जिसमें से कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। तो रोगी अपने बॉडी के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में बोलता है कि इसमें जान ही नहीं है, इसमें ताकत ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, बिल्कुल खत्म। तो इस तरह की फीलिंग जहाँ भी आए, जहाँ रोगी फील करे कि बॉडी में या बॉडी के अमुक पार्ट्स में कोई ऊर्जा नहीं रह गई है, ताकत नहीं रहेगी, कोई लाइट नहीं रह गई, कोई ग्लो नहीं रह गया, कोई चार्म नहीं रह गया है, जीवन में अब कोई चार्म नहीं है, या मेरा जेनेटल्स या मेरा आई में बिल्कुल प्रकाश ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, लाइट ही नहीं है, वहाँ पर हम डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स ब्लैक लेते हैं। जहाँ नो होप, नो एक्सपेक्टेशंस, नो लाइट, नो चार्म्स, नो डिलाइट, नो होप, इस तरह की फीलिंग ब्लैक में आती है, मतलब पूरा अंधकार ही है, नो होप, अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, मेरा ये ऑर्गन तो बिल्कुल काम ही नहीं करता है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स ब्लैक। क्लियर है जी? जिन्होंने प्रश्न पूछा बोलिए। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? चलिए, थैंक यू। हम लोग जी, एक और डॉक्टर निधि जैन जी, बताइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये एक तो बॉडी पार्ट्स ब्लैक में, जैसे कोई कहता है कि अंडर आर्म में ब्लैक हो जाता है, ये वाला रूब्रिक तब भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। एक रूब्रिक भी है, डिल्यूजन स्किन ब्लैक, एक अच्छा, मेरी चमड़ी ब्लैक हो गई है। कई महिलाएं कहती है मेरा शरीर बहुत श्याम हो गया है ना, तो वहाँ ले सकते अच्छा। हैं। हाँ। जैसे मेरा कलर अभी बहुत डार्क हो गया है, तो फैशन आपको का है भी कि सल्फर चाहिए क्या?
नहीं सर, मैं नहीं बोल रही अच्छा, हूँ, रोगी क्या बोल रहे पेशेंट का हैं? है अच्छा, कि मेरा कलर अभी बहुत डाउन हो गया है, पेशेंट ऐसा कहे, तो फिर ये वर्जन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। देखिए, Reducing डाउन body- में और खत्म में फर्क है। हम्म, डाउन अच्छा डिमिनिश्ड अच्छा, में लेते हैं, है ना। ओके मेरी प्रभाव, मेरी चमक, चेहरे पर ग्लो नहीं है, तो हम एक इससे मिलता जुलता रूब्रिक डिल्यूजन अनप्लीजेंट भी लेते हैं। चेहरे पर जी रौनकता नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है, लेकिन शरीर बिल्कुल श्याम पड़ गया है, डल हो गया है, डल ज़्यादा, चेहरे पर चार्म नहीं है, चमक नहीं है ना। बाल जी एकदम रफ हो गया है, तो जहाँ अब बिल्कुल होप नहीं रह गई हो, कोई उम्मीद नहीं हो, खत्म की फीलिंग आए, तो ब्लैक ले सकते हैं। थैंक यू सर। और सर इस केस में प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन भी ले सकते हैं ना रूब्रिक, और डिल्यूजन परस्यूट ले कि सकते हैं। मम्मी उसके पीछे पड़ी हुई है, अच्छा, ये तो बताइए, ऐसा नक्स भूमिका है ना उसमें, तुम होगा, जी क्योंकि है ये है केस नक्स भूमिका से सॉल्व हो चुका है। अब आप इसमें जो भी रूब्रिक्स लगाएं और मिलता जुलता है तो सही है। जी सर। हाँ हाँ थैंक यू सो जी। मच सर। डिल्यूजन विजन ऑफ फायर। फायर मतलब आग, विजन मतलब दृष्टि। रोगी को आग दिखाई देता है, आग महसूस होता है। किसी रूब्रिक में, किसी रिपर्टरी में विजन है, किसी में सीज है। रोगी को आग का अनुभव या भविष्य में आग दिखाई देता हो। आग मतलब जलन, आग। चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए, डिल्यूजन परस्यूड बीइंग, उसमें भी नक्स भूमिका है। तो हम लोग कल फिर दूसरे केस के साथ फिर उपलब्ध होंगे। थैंक यू। और कोई प्रश्न?